प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपका विशाल सर स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के अध्याय 2 और अध्याय 2 में टॉप 50 क्वेश्चन। अध्याय 2 कौन सा भाई? तो अध्याय 2 में भारत का आर्थिक विकास और आर्थिक विकास में 1950 से लेकर के 1991 तक की पूरी यात्रा हम टॉप 50 क्वेश्चन में कंप्लीट करने वाले हैं। फटाफट आप इन क्वेश्चनों को देख लो और ये क्वेश्चन आपके सिर्फ एकेडमिक में नहीं, ये कंपटीशन लेवल पर भी आते हैं। तो कंपटीशन लेवल की अगर आपको तैयारी करनी है, आपने भी ये इच्छा रखी है कि भाई हमारा जो है कंपटीशन देने का मन गया है, हम पीसीएस देंगे, हम आईएएस देंगे, हम वनडे एग्जाम क्रैक करेंगे, तो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर हम लोग हरित क्रांति देखेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, यहां 5 ईयर प्लान देखने वाले हैं और साथ ही साथ भारत में कृषि सुधार कार्यक्रम कैसे कैसे चले, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी निवारण के कार्यक्रम कब चले, उद्योगों की स्थापना कब हुई, योजना आयोग कैसे बना, ये सब कुछ यहां देखेंगे। साथ ही साथ इसमें किस प्रकार से औद्योगिक नीति क्रियान्वित की गई, उनसे भी बने हुए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से आपकी तरफ। भैया, भारत में नियोजन का शुभारंभ कब होता है, ये पूछा गया है। भारत में आखिर में नियोजन कब शुरू होता है? नियोजन का मतलब है क्या है भाई? नियोजन का मतलब, तो नियोजन का मतलब बताओ भाई कि सबसे पहले नियोजन कैसे शुरू हुआ, जहां से पूरे की पूरी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि योजना आयोग बनता है। क्या बनता है भैया? योजना आयोग। ठीक है जी, योजना आयोग का निर्माण होता है। योजना आयोग का निर्माण कब होता है, कमेंट करोगे? मार्च 1950 में। ठीक है जी, मार्च 1950 में। और इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद 52 में बनती है। ठीक, ये बात क्लियर है। और यहीं से फिर आगे बनाया जाता है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान 1951। अगर हम सारी बात यहीं बता देंगे तो आगे आप लोग ऑब्जेक्टिव करोगे क्या? पढ़ के आए हो, हमसे ही पढ़े हो, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि भाई मार्च 50 में था, अप्रैल 51 में था, मार्च 1951 में था, या अगस्त, देखो 52 लिखा हुआ है अगस्त। ठीक है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद की बात की जा रही है। यहां पे आपको मार्च लिखा है 50, तो मार्च 50 में आपको योजना आयोग दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक आंसर क्या है? ठीक, तो नियोजन का शुभारंभ हो गया, इसका मतलब आपसे ये पूछना चाह रहे कि योजना कब शुरू हुई, तो ये पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के आरंभ की बात की जा रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास रणनीति क्या थी, ये पूछा गया है। हमने योजनाओं को बहुत क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखा हो, आपको वन शॉट में वीडियो चाहिए, तो प्लेलिस्ट में यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखिए। 11th में जो सेकेंड चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, 4.5 घंटे में हमने वन शॉट में क्लास खत्म की है, जो बहुत ही डेप्थ में हमने आपको पढ़ाया है। पंचवर्षीय योजना वहां डिटेल में मिल जाएगी, हरित क्रांति डिटेल में मिल जाएगी, भूमि सुधार डिटेल में मिल जाएंगे, 1956 की औद्योगिक नीति डिटेल में मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम क्या पाते हैं भैया? तो पहले पंचवर्षीय योजना में ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान था, उसमें कृषि विकास की बात की गई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सेकंड 5 ईयर प्लान में आपसे बात की गई थी भैया, 5 ईयर प्लान में आपसे बात की गई थी भैया कि भाई आधारभूत उद्योगों की स्थापना की बात। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं पहली पंचवर्षीय योजना में, तो इसके जो मुखिया थे वो कौन थे? इसको बनाने वाले हेराल्ड डॉमर मॉडल। कौन सा मॉडल? हेराल्ड डॉमर मॉडल। और दूसरा क्या था? महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस साहब थे।
और तीसरे पंचवर्षीय योजना को हम गाडगिल मॉडल कहते हैं, जिसमें विकास कृषि का भी था और विकास उद्योगों का भी था। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ योजना में मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? बहुत अच्छे से पढ़ो और हमें बताओ कि चौथे में क्या उद्देश्य था। चौथे में उद्देश्य क्या था? भाई हम आर्थिक भूमंडलीकरण की बात करें? नहीं भैया। तीव्र औद्योगिकरण, विकास की तीव्र औद्योगिकरण तो हमने कहा था भैया ये सेकंड वाले में था, सेकंड वाले में था। खाद्यान्न की आयात निर्यात निर्भरता, नहीं निर्भरता तो नहीं, निर्भरता को कम करना था, ये उद्देश्य था हरित क्रांति का। हरित क्रांति में निर्भरता को कम करना था, ये जो है ये कम करना था, निर्भरता को, उत्पादन बढ़ाना था। ठीक है, क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर स्थायित्व के साथ विकास भी करना था, अनिश्चितता में कमी लाना था, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था। ये चौथी पंचवर्षीय योजना की बात थी। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं अध्याय 2 क्लास 11 भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 से लेकर के 1990 तक के पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, पांचवी पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य, हमने कहा था आज हम आपको योजना ही योजना पढ़ाएंगे। और योजना किस तरीके से पढ़ाएंगे? योजना में आप पढ़ोगे बहुत शानदार तरीके से कि भैया हमको क्या क्या पढ़ना है योजनाओं में, उसका उद्देश्य क्या है, जो आपके किसमें, जो आपके कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। उपभोग वृद्धि नहीं होगी। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, भैया यहाँ पे पांचवी में नहीं होगा। हम लोग 4 पंचवर्षीय योजना कर चुके हैं। पहले में हमने किया है कृषि विकास, दूसरे में हमने किया उद्योग विकास, तीसरे में कृषि उद्योग दोनों विकास, चौथे में स्थायित्व के साथ विकास, निर्भरता को कम करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। और अब पांचवी की बात है, पांचवे में हो रहा है भैया गरीबी उन्मूलन। बहुत अच्छे से याद करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, गरीबी उन्मूलन। अभी आप चौथे पे क्या बात कर रहे थे? चौथे में आप स्थायित्व के साथ विकास, अनिश्चितता में कमी और आत्मनिर्भरता में वृद्धि। ठीक है जी। फिर आप कह रहे हैं गरीबी उन्मूलन, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। कौन कौन से कार्यक्रम थे? औद्योगिक विकास के कार्यक्रम, ठीक है, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और रोजगार से संबंधित छठी की बात की जा रही है, या लघु उद्योगों के विकास की बात। अब भाई अगर हम बात करें गरीबी उन्मूलन, तो गरीबी उन्मूलन तो वही पांचवी पंचवर्षीय योजना में था, 5th 5 ईयर प्लान में था। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर हम बात करें औद्योगिक विकास की, तो औद्योगिक विकास आपने सेकंड 5 ईयर प्लान में देखा था। लघु उद्योगों के विकास की बात आपने नहीं पढ़ी थी। ठीक, आप सोच के बताओ कि इनमें से इसका आंसर क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात हो गई कि भैया ग्रामीण विकास की बात अभी नहीं की गई थी, ग्राम विकास को ले चलेंगे। बहुत लोग का और गांव वाले पे जाओगे। और साथ ही साथ रोजगार की बात भी, गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार भी। सिर्फ ये पांचवी को आप यहां से अटैच कर दो, गरीबी उन्मूलन, लेकिन इनबिल्ट है इसमें कि भैया ग्राम विकास भी होगा, रोजगार भी होगा। तो बहुत अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से आपको ध्यान देना है पांचों पंचवर्षीय योजना। अगर हम पहले की बात करें तो कृषि विकास की बात की गई थी। सेकंड की बात करें, आपको अगर डेप्थ में पढ़ना है तो मैंने भी बताया कि वीडियो आपको जाना है प्लेलिस्ट में और सेकंड चैप्टर डालना है, 4.5 घंटे की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। दूसरे अध्याय की, दूसरे में है उद्योग विकास, भारी उद्योगों के विकास की बात। तीसरे में कृषि भी है और उद्योग भी है, कृषि और उद्योग दोनों की बात की जा रही है। ठीक है, हम पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य बता रहे हैं। चौथे में स्थायित्व की बात की जा रही है, स्थायित्व है, आत्मनिर्भरता है। पांचवे में हम गरीबी उन्मूलन की बात कर रहे हैं। और छठे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात की है, ग्रामीण विकास की बात की जा रही है। और साथ ही साथ रोजगार की भी बात की जा रही है। रोजगार क्लियर है जी। आप सेशन में अगर बने हैं तो आपको मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, और साथ ही साथ आपको वो चीज मिलने वाली है जो आपके सिर्फ 11th में नहीं,
आपको कंपटीशन तक आपके साथ चलने वाली है। ये ऐसा टॉपिक है बेटा, ये ऐसा टॉपिक है। यहां मैंने लिखा है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान का क्रम है ये, और ये उनका क्या है, उद्देश्य है। क्या है बेटा, ये उद्देश्य है। पहले पंचवर्षीय योजना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे छठे तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वीं योजना में तात्कालिक उद्देश्य क्या था? 7वीं पंचवर्षीय हम लोग पहुंच गए। तात्कालिक उद्देश्य क्या था? क्या भोजन, काम, उत्पादकता था? निजीकरण था? निजीकरण वाली बात तो भाई 1 में आती है, क्लियर है। और ये समय क्या होगा, 8वीं वाला होगा। ठीक है, चलो भाई, सिंचाई विकास कार्यक्रम था या असमानता निवारण था? फटाफट बताओ, सिंचाई विकास कार्यक्रम था या असमानता निवारण था? सिंचाई विकास की बात यहां नहीं की जाएगी, असमानता निवारण की बात नहीं की जाएगी, ध्यान रखना है। इसका मतलब भोजन, काम, उत्पादकता, 3-3 वाला पॉइंट याद रखो। 7वीं में भोजन, काम और उत्पादकता। अगर आप यहां बनाना चाहोगे तो आपको 7वीं में भोजन है, काम है और उत्पादकता है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने पास लिख सकते हो। ठीक है जी, ठीक है जी। तो साथ ही भोजन, काम और उत्पादकता पे बात की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना को क्या कहोगे? 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात, 8वें में नियोजन का स्वरूप हो गया, समाजवादी हो गया, संकेतक हो गया, जनवादी हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या बताना चाहोगे आप? संकेतक, जनवादी, समाजवादी। बहुत अच्छा है भैया। तो ये जनवादी नहीं था, ये संकेतक था, समाजवादी भी नहीं। समाजवाद तो सिर्फ नेहरू जी के समय में था, स्टार्ट वाले में। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब आप पढ़ते हो। तो ये संकेतक हो गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना संकेतक हो गया। 8वीं योजना में विकास दर क्या थी? अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं के आपको विकास दर याद रखना। अभी आपको हम 11वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ाएंगे, आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना तक भी ले जाएंगे, कि आपको देखना होगा कि भाई कैसे। तो ये आपका जो प्रश्न है, ये 9 नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर का 8वां प्रश्न है आपके पास। 8वीं योजना में विकास दर क्या थी? 5.2 थी, 6.8 थी, 7.3 थी, या प्योर 8% थी? बहुत अच्छे से बताओ। तो भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, 6.8। अभी आपसे ये क्वेश्चन ये कंपटीशन में पूछा जाता है, आपके 11 में भी पूछा जाता है कि भाई सबसे ज्यादा विकास दर किस योजना की थी? कौन से 5 ईयर प्लान की सबसे ज्यादा विकास दर थी? अभी आगे हम बताएंगे। ठीक है, ये 9वां नंबर प्रश्न है आपके पास, अध्याय 2 का 9 नंबर प्रश्न। नवी योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 9 प्रश्न और नवी योजना। अब नवी योजना को बताओ कब प्रारंभ किया गया था भाई? नवी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? देखो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे देखना। अगर हम 92 की बात करें, 97 जाएगा, 97 की बात करें तो 2002 जाएगा, 2002 2002 की बात करें 7 जाएगा, फिर 7 की बात करें 12 जाएगा, 12 के बाद की बात करें 17 जाएगा। अब बताओ, इसको लिख लेना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से ध्यान देना आप लोग। ये बात की है जब इसमें रुकावट नहीं आई। हमने इसकी ट्रिक पढ़ाई है, अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे, 4.5 घंटे की वो क्लास, जो अध्याय 2 पर हमने लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। ठीक, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहां पर आपको एक क्रम दिखेगा, और इस क्रम में आपको दिखेगी ये पहली नवी पंचवर्षीय योजना है, सॉरी ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ये 9 है, बिल्कुल जो है आपको इवन नंबर दिखेंगे, ये 10 है, ये 11 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। बहुत अच्छे से टाइम पीरियड देख लेना, 7 से 12 किसकी सरकार रही होगी, सरकारों को भी आपको ध्यान रखना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये बहुत अच्छे क्रम से आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई रुकावट नहीं आई, क्लियर। अब इसके पहले
तीन पंचवर्षीय योजना चलेगी, फिर 3 साल का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजना 2 साल का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजना 2 साल का गैप, 3, 2, 5 और 2, 7। उसके बाद जब ये चलेगी तो फिर रुकेगी नहीं, कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये क्रम है। बहरहाल ये कब शुरू हुआ आपसे पूछा है तो अप्रैल 97 में आपको क्लियर हो गया होगा। अप्रैल 97 में शुरू हुई थी, चूंकि अप्रैल से ही पहली पंचवर्षीय योजना भी चल रही थी। नवी पंचवर्षीय योजना की वार्षिक विकास दर का लक्ष्य क्या था, विकास दर कितनी रखनी थी? अभी आपने 6 पॉइंट समथिंग पाया था, कौन से वाले में पाया था भैया? जो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी। अब बताओ नवी पंचवर्षीय योजना का विकास दर क्या है? नवी पंचवर्षीय योजना का विकास दर क्या रहने वाला है, लक्ष्य क्या है? नवी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है बेटा वो 6.5 है। कितना है? 6.5 रखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नवी योजना में मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? नवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समता के साथ आर्थिक विकास, केंद्रीकृत आर्थिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, बहुत अच्छे ध्यान देना, निजी लाभ के साथ आर्थिक विकास। बताओ, सूचना प्रौद्योगिकी, अब देखो कंप्यूटर का आगमन राजीव जी के समय में होता है। ठीक, 1991 में आपको दिखाई देता है एलपीजी, जो आपका तीसरा चैप्टर बन जाता है। ठीक है, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। अब बात आती है कि भाई सूचना प्रौद्योगिकी आती है, समता आती है, केंद्रीकृत आर्थिक विकास आता है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि भाई ये नवी पंचवर्षीय योजना का आप टाइम पीरियड आप खुद देख सकते हो। नवी पंचवर्षीय योजना 97 से 2000। ठीक है, 97 से 2000 वाले में समता, 97 से समता, ये 97 है ना, 97 समता, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। 97 में समता आई। चलो भाई, फिर कृषि विकास में नई रणनीति का सूत्रपात कब किया गया? 50 में, 61 में, 66 में, 1976 में। आपसे पूछा जा रहा है कृषि विकास में नई रणनीति का सूत्रपात कब किया गया? बताओ भाई, कृषि विकास कार्यक्रम। अब देखो बहुत अच्छे तरीके देखो, 1950 में भी तो योजना बन रही थी, लेकिन पहला जो टाइम पीरियड था वो कृषि विकास के लिए जाना जाता है। 1951 से 1955 तक की बात। ठीक है, आप इसको 55 ना कह करके इसको आप 56 कर लें। 56, 61, तो ये पहली फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। लेकिन यहाँ कृषि विकास पर ध्यान तो दिया गया, लेकिन जो रणनीति का सूत्रपात होता है वो बेहतरीन रणनीति की बात कब होती है भैया? तो ये हो जाती है भैया 66 में। कब हो जाती है? 66 में हो जाती है। लेकिन कृषि विकास में अगर बात की जाए उद्देश्य किसका था? आत्मनिर्भर बनने का, उत्पादन बढ़ाने, तो पहली पंचवर्षीय योजना में था। यहाँ तक कृषि विकास की नई रणनीति का सूत्रपात कब हुआ? तो 66 में होता है, 1966 में होता है। क्लियर है जी? अब देखो ये नई तकनीकी चीज क्या थी? आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर यहाँ कृषि विकास बता रहे हैं। नहीं, कृषि विकास उत्पादन की बात की जा रही है। लेकिन एक चैलेंज आया भारत के सामने। भारत को मैक्सिकन गेहूं दे रहा था यूएसए, और भारत के ऊपर, भारत जब हमको इसके आयात पर हम निर्भर थे। किस चीज के लिए आयात पर निर्भर थे? खाद्यान्न के लिए। किसके लिए थे? खाद्यान्न के लिए। खाद्यान्न में हमको वो गेहूं मिल रहा था जो वहां के पिग को, सुअर कहते हैं हिंदी में, उनको डाला जा रहा था, वो गेहूं भारत खा रहा था। तो ऐसे समय में हरित क्रांति का उद्भव होता है, बिगुल फूका जाता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग साहब को आप जानते होंगे, और भारत में आप जानते होंगे भैया किसको? हरित क्रांति के जनक को, स्वामीनाथन साहब को, जिनको भारत रत्न से भी नवाजा गया हाल फिलहाल में। तो ये बात थी हरित क्रांति से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति, यही बात मैं बताने वाला था आपको, हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी? उत्तम किस्म की बीज, अधिक उपज देने वाले बीज। इसको क्या कहते थे भाई? हाई यील्डिंग वैरायटी, HYB। हालांकि ये उत्पादन ज्यादा दे, लेकिन पानी भी ज्यादा खपत करते थे, पानी की खपत ज्यादा हुई। इसके आगे की कहानी हमने पूरे वीडियो में आपको बताया है,
आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। 4.5 घंटे की क्लास ऐसे नहीं ली है, दूसरा अध्याय 4.5 घंटे में हमने निपटाया है। और अगर आप पहला अध्याय भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको वैसी दूसरे वीडियो के नीचे दूसरे क्लास के पहला वाला वीडियो भी मिल जाएगा, वो भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। उसका टॉप 50 क्वेश्चन हम दे चुके हैं, ठीक, उसे भी आप कर सकते हैं। और ये दोनों टॉपिक कंपटीशन लेवल पर भी पूछे जाते हैं, 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। आधुनिक तकनीकी का विकास, रासायनिक उर्वरक का विकास, देखो भाई इसके साथ सब कुछ जाएगा, तकनीकी भी जाएगी, उर्वरक भी जाएगा, और इनमें से सभी वाली जो कहानी है कि भैया अगर ये अधिक उपज देंगे तो इनके लिए कीटनाशक का भी यूज होगा, इनके लिए अच्छे से जुताई करने वाले जिसको आप कहते हैं हार्डवेयर उसका भी विकास होगा, ट्रैक्टर आएगा, हैरो आएगा, कल्टीवेटर आएगा, तो ये सब कुछ होगा। फिर बात आती है हरित क्रांति का अर्थ क्या है? घास का अधिक उत्पादन नहीं भैया, खाद्यान्न का उत्पादन। वनारोपण नहीं भैया, कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में सुधार, खेतों की लहलहाती हरी फसलें। तो यह बात आपको ध्यान लो, कौन सी महत्वपूर्ण फसल थी इसमें? कौन सी महत्वपूर्ण फसल? तो खाद्यान्न फसलें थी महत्वपूर्ण रूप से। महत्वपूर्ण रूप से आप लोग जानते होंगे वो खाद्यान्न फसलें क्या थी? गेहूं थी और चावल था। चावल और गेहूं का ही उत्पादन किया गया, ये महत्वपूर्ण खाद्य फसलें थी। हम सिर्फ आयात को नहीं खत्म कर पाए, हम निर्यातक बन गए। हम सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बने कि हम अपने अपने जरूरतों को पूरा करें, हम दूसरों को देने वाली स्थिति में भी बन गए। इसका जीता जागता प्रमाण कोरोना काल है। इसका जीता जागता प्रमाण जब हमारे पड़ोसी मुल्कों में कहीं पर भी बाढ़ भूकंप की घटनाएं आती हैं तो हमने उनको मदद की है। हरित क्रांति का यह प्रभाव रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गा। आगे बढ़ते हैं, देश में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? आपके सामने ऑप्शन है, बताओ हमें। गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 1960 से लेकर के 1961 का जो दशक है, इसमें गहन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगर पूछ ले इसके समय कौन सी योजना चल रही थी, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान चल रही थी। क्योंकि कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब गहन कृषि जिला कार्यक्रम चल रहा था तो उस समय कौन सी योजना चल रही थी? 56 के बाद में 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। आगे बढ़ते हैं, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? भाई 61 में, 2 बार हो गया। हरित क्रांति में क्षेत्रीय असमानता को क्या किया गया? घटाया गया, बढ़ाया गया, का और खा, घटाया बढ़ा दोनों हो ही नहीं सकता है। क्षेत्रीय समानता मतलब जब पंजाब में जो उत्पादन हो रहा था, क्या वो तमिलनाडु में हो रहा था? जो पंजाब में, उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता, क्या वो उड़ीसा और बिहार में उत्पादन हो रहा था? नहीं। तो इसमें असमानता क्या हो गई? असमानता को बढ़ाया गया, असमानता बढ़ी। क्लियर है? हो गया भाई। गहन कृषि हरित क्रांति में क्षेत्रीय असमानता को क्या हुआ? बढ़ाया गया। क्योंकि भाई जिनके पास ज्यादा ज्यादा कृषि क्षेत्र थे, ठीक है, वो क्या हुए? उनका उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़ने पे उनके पास सरप्लस भी आया, उत्पादन में वृद्धि हुई, और उत्पादन में वृद्धि तो उनको बाकी भी लाभ मिले खेतों के। उनके लिए सोसाइटी भी बनाई गई थी, उनके लिए उर्वरक भी प्रदान किए जा रहे थे, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही थी उत्पादन बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। और जो पिछड़े लोग थे, भूमिहीन थे या कम भूमि वाले थे, उनके पास ये लाभ नहीं मिला। अब इनका क्या होगा? इनको कम लाभ मिलेगा, पीछे रह जाएंगे, असमानता बढ़ी। नई कृषि नीति कब लागू की गई? नई कृषि नीति बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नई कृषि नीति, अभी नई कृषि नीति आपसे फिर पूछा था, नई कृषि कार्यक्रम, नई कृषि नीति कब लागू की गई? बताइए हमें। अगर मैं हरित क्रांति की बात करूं तो आपको क्या लगता है? 66 होगा। नई कृषि नीति कब लागू की गई?
तो नई कृषि नीति की बात की जाएगी तो ये 66 में लागू की जाएगी नई कृषि नीति। ठीक है जी, कृषि पर नीति कब बनी? तो इस टाइम में बनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पहले किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मन बोरलॉग, तो इनको भैया विश्व स्तर पर जनक माना जाता है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और कलाम और ज्योतिबा बसु नहीं, विलियम गैड ने पहली बार प्रयोग किया था हरित क्रांति का, इस शब्द का। ठीक है, शब्द का प्रयोग पहली बार विलियम गैड को लगा दो। भूमि सुधार का अर्थ क्या है? तो भूमि जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन, कृषि में तकनीकी परिवर्तन, भूमि के स्वामित्व, उपभोग एवं भूमि व्यवस्था में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। केवल भूमि का बंटवारा हो, भूमि में तकनीकी परिवर्तन कर दिया जाए, या उपभोग, स्वामित्व और भूमि व्यवस्था सभी में परिवर्तन किया जाए, क्या होना चाहिए? सबसे उपयुक्त आंसर क्या है? हम आपको तीनों ऊपर के का, खा और गा एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन रियलिटी क्या है? आप किस क्वेश्चन पर अपना आंसर लगाओगे, किसे अपना उत्तर मानोगे, बताओ। सीधी सीधी बात है, स्वामित्व भी हो, उपभोग भी हो, व्यवस्था भी हो। ये बात भी अपनी जगह पे सही है, तकनीकी, लेकिन यह तीनों बातें एक जगह पे। भूमि व्यवस्था में तकनीकी आ जाएगी, उपभोग में उपविभाजन, ये स्वामित्व आ जाएगा, उपभोग आ जाएगा। देखो होता ये था कि जब भारत आजाद हुआ तो उनके सामने एक समस्या थी, जो अंग्रेजों के समय जो भूमि व्यवस्था लगाई गई थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त, उसके तहत ये जो जमींदार थे ना, ये माला माल हो गए थे। ये जो जमींदार थे ये बहुत बड़े हो गए थे। जमीनें इन्होंने अब कृषकों की हड़प ली थी टैक्स कलेक्शन के चक्कर में, और आज ये बड़े बड़े जोत वाले हो गए थे। मतलब दो ही वर्ग था, मध्यम वर्ग गायब था। अब इसको सरकार ने क्या किया, जब भारतीय संविधान इंप्लीमेंट किया गया, संवैधानिक सरकारें बनी और भारत के लोगों का चुनाव हुआ, तो भैया एक भूमि सुधार सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी कि भाई इससे भूमि लिया जाए, सही आवंटन किया जाए और सही लोगों को दिया जाए। तो इसीलिए जरूरी था भूमि सुधार कार्यक्रम। देश में भूमि सुधार रहा, क्या रहा? अत्यंत सफल रहा, बिल्कुल असफल रहा, आंशिक रूप से सफल रहा। तो भैया अत्यंत सफल नहीं रहा, आंशिक रूप से सफल रहा, कि बहुत सारे लोगों को इसकी समस्या थी, यकीनन समस्या थी। हैं? कांग्रेस के और हमारे सबसे बड़े पहले प्रधानमंत्री देश के, वो भी जमींदार के ही बेटे थे। ठीक, बहरहाल आंशिक रूप से सबको समस्या थी, जिसकी भूमि जाएगी उसको समस्या होगी। ठीक, तो आंशिक रूप से सफल रहा। मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी कह रही है। जोतों पर सीमा निर्धारण के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा प्रगति की गति रही। जोतों पर सीमा निर्धारण जब किया गया तो उसके उद्देश्य की प्राप्ति और उसकी प्रगति की स्थिति क्या रही, गति क्या रही? धीमी रही गति, अत्यंत तेज रही, बिल्कुल धीमी रही, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे से बताना। बिल्कुल धीमी रही, क्योंकि भाई इसमें अड़चने आएंगी। भाई सबसे पहली चीजें आएगी, आज भी कोई चीज लागू की जाती है, ठीक है, भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ जाती है। भ्रष्ट आचरण करने वाले वे अधिकारी जो ये काम खुद कर रहे थे ग्राउंड लेवल पर, रिश्वत देकर के उनको खरीद लिया गया। भाई ये कैसे होगा? कहीं सफल रही, कहीं असफल रही। तो जो पूरा का पूरा औसतन देखा जाए तो बिल्कुल धीमी रही इसकी जो प्रगति थी। भूमि सीमा का निर्धारण हथबंदी किया जाता था, ठीक है, चकबंदी किया जाता। जोतों की सीमा बंदी का अर्थ क्या था? बहुत अधिक भूमि स्वामित्व नहीं, वर्तमान में भूमि स्वामित्व का सीमा निर्धारण और भविष्य में अधिक भूमि प्राप्ति पर नियंत्रण। कितनी बढ़िया बात है, भूमि स्वामित्व का सीमा निर्धारण हो, सीमा बंदी, और भविष्य में भी भूमि की प्राप्ति पर थोड़ा सा क्या किया, लगाम लगाया जाए। भूमि जोतों की चकबंदी कर दी जाए, भूमि जोतों का उपविभाजन, और ये कहीं नहीं होगा उपविभाजन कर दिया जाए, चकबंदी नहीं, ये दोनों पे वर्तमान में भी और आगे भी आप डरा धमका करके किसी से किसी की भूमि नहीं ले सकते थे। कितनी बेहतरीन बात है। देखो लंबे आंसर का आपको एक फायदा मिलेगा कि भैया आप इस पे थोड़ा सा एक बार फिर से प्रैक्टिस करो कि हाँ सर यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, क्लियर है?
तो ये बड़े आंसर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। जोतों की चकबंदी का अर्थ क्या हुआ? भूमि का अनेक टुकड़ों में विभाजन, छोटे भूमिखंडों को समाप्त करके बड़े भूखंड प्लाट का निर्माण। अब देखो, जोतों की चकबंदी का मतलब जिनके अलग अलग जगह पर चीजें थी, थोड़ी सी भूमि यहाँ पे, थोड़ी सी, सबको इकट्ठा कर लो और एक चक बना दो। चक मतलब एक लंबा भूखंड बना दो, लंबे भूखंड, छोटे छोटे भूमिखंडों को एक जगह पे इकट्ठा करना। मान लो एक बीघा एक कहीं से और आ गया, ठीक है, और ये 1.5 बीघा एक कहीं से और आ गया, तो इनको इकट्ठा कर लिया, 2 बीघा एक कहीं और था, और सबको मिलाकर एक व्यक्ति का मान लो यहाँ पे रख दिया गया। एक्स नाम का व्यक्ति है और उसकी 3 जगह पे जमीनें हैं, अलग अलग जगहों पे, तीनों को इकट्ठा कर दिया गया, तो लिखा एक बड़ा प्लाट का निर्माण करना, छोटे छोटे भूमिखंडों को बना करके। भूमि जोतों की सीमाबंदी कानून कब लागू किया गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 1873 की बात है, 1973 की बात है, 1950 की, 1977 की बात है? आखिर में अब देखो, जो दादाजी लोग होंगे उनसे अगर पूछोगे तो वो बता देंगे भैया हमारे यहाँ चकबंदी कब लागू की गई। क्लियर है? चकबंदी, हथबंदी ये कब लागू की गई? आपको याद होगा ये 1973 का मामला। देखो, एक 1773 आपको दिख रहा होगा, क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। एक 1793 की कहानी दिख रही होगी, ये क्या था? कार्नवालिस वाली बात, ठीक है, जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया जा रहा है। फिर एक आपको 1819-20 दिखाई दे रहा होगा, ठीक। फिर एक आपको 1830 दिखाई दे रहा हो, 33 दिखाई दे रहा होगा, ठीक। और ये तीनों है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और फिर महालवाड़ी की बात की जा रही है, ठीक। बहरहाल यहाँ भी 73 आपको याद होगा, सीमाबंदी कानून। कांग्रेस भूमि सुधार समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? अब ये इतिहास के भी प्रश्न है। देखो, ये पोस्ट मॉडर्न भी है। पोस्ट मॉडर्न ये हिस्ट्री जब शुरू होती है तो वहां से इकोनॉमिक्स भी शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर। तो ये इतिहास पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के भी रूप में आपको बहुत हेल्पफुल भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे भूमि सुधार समिति के? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कुमारप्पा और महात्मा गांधी। बताइए, तो आपका आंसर होगा कुमारप्पा। आपका आंसर क्या होगा? कुमारप्पा। भूमि सुधार कृषि विकास का कैसा उपाय था? कृषि विकास में भूमि सुधार कैसा था? संस्थागत, गैर संस्थागत? संस्था ये काम कर रही थी या गैर संस्थागत काम हो रहा था? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भाई संस्थाएं काम कर रही थी, भूमि सुधार समितियां बनाई गई, गैर संस्थागत नहीं था। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में बहुसंख्यक जनसंख्या अपनी जीविका के लिए निम्नांकित में से किस पर आश्रित है? जीविका के लिए उद्योग पर, कृषि पर, सेवा क्षेत्र पर, इनमें से किसी पर भी नहीं। अब भाई भारत जब आजाद होता है तो वो किस पर, सबसे बड़ी बात है, रहता है। लेकिन जैसे जैसे भारत में विकास का क्रम बढ़ा, विकास की गति बढ़ी, और विकास की गति है जैसे जैसे बढ़ी, तो वहां पर सबसे बड़ी बात थी कि बहुसंख्यक लोग स्टार्ट में कृषि पर थे, लेकिन जैसे जैसे विकास बढ़ा तो सेवा क्षेत्र पर, आज वर्तमान में सेवा क्षेत्र पर लोग ज्यादा हैं, ठीक है। उस समय की बात की जा रही तो कृषि पर लोग थे, कृषि पर निर्भरता सबसे ज्यादा 80 से 85% थी। भारत में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएं क्या थी? तो भाई निम्न उत्पादकता थी, ठीक है, जनसंख्या का अधिक बोझ भी था, और साथ ही साथ सिंचाई की सुविधा का अभाव भी था। बिल्कुल सही है। बोझ ज्यादातर लोग इसी पे डिपेंड थे, जो होगा वो खाएंगे, नहीं तो फिर भूखो ही रह जाएंगे। ये वाली कहानी चलती रहती है। तो इसमें आप डी ऑप्शन लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये होगा ही होगा ही, तो ये तो होगा ही। निम्न उत्पादकता का मतलब मानसून पर, परंपरागत कृषि पर हम निर्भर थे। फिर बात आती है गांवों में गरीबी एवं बेकारी को दूर करने के लिए क्या जरूरी है? बड़े उद्योग लगाना, कृषि और संबद्ध पेशा, डाकघर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई बड़े उद्योगों का विकास गांव क्षेत्र में, कृषि एवं संबद्ध पेशों का विकास। आप दोनों में से क्या करोगे? डाकघर लगाने से कोई रोजगार थोड़ी ना हो जाएगा, बोलो, ऐसा तो होगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, हम उसी के गांव में जहां पे कृषि ज्यादा है, कृषि पे लोग जुड़े ज्यादा है, वहीं पे हम लगा देंगे। जैसे सबसे पहले जो प्राइमरी उद्योग है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का हम विकास करेंगे। किसका विकास करेंगे? प्राथमिक क्षेत्र में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे। भाई मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन है, वानिकी, वानिकी की बात करेंगे। खनन वाली बात तो भाई पहले हुआ करती थी, खनन की तो विकास करेंगे। कुटीर उद्योगों का विकास कर देंगे कि जो प्राथमिक उद्योग पर चीजें उत्पन्न हो रही हैं उनसे हम कुछ चीजें बनाएं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह की मुख्य साधन था?
भारतीयों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या था? उद्योग धंधे था, व्यापार था, कृषि थी, इनमें से सभी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी भाई? जीवन निर्वाह, सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी पर निर्भर थी, तो कृषि थी। निम्न से कृषि राष्ट्रीय आय में कितना योगदान, कृषि का राष्ट्रीय आय में कितना योगदान हुआ करता था? आप अगर पहला चैप्टर उठाओगे एनसीईआरटी का, वो 250 वर्ष जो अंग्रेजों के समय में बीते, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें आपको डेटा दूसरा मिलेगा। ये बात है 1950 से लेकर के 1990 तक की। दूसरा अध्याय 1950 टू 1919 की बात करता है। किसमें क्या रहा? 60%, 50%, 18% या 40%? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान 18% था। कितना प्रतिशत था बच्चा? 18%। देख कि श्रम शक्ति का करीब कितना प्रतिशत कृषि में संलग्न था? कितने परसेंट लोग कृषि कार्य में संलग्न थे? अब सबसे बड़ी बात है श्रम शक्ति का डिपेंड कितने थे? संलग्न। देखो श्रम शक्ति का मतलब समझना, 80% तो कृषि थी, निर्भर थे लोग, निर्भर कृषि पर। लेकिन जो संलग्न थे उनकी संख्या यहां पर कुछ चेंज नजर आएगी आपको। 80% यह ऑप्शन इसीलिए दिया गया है, ध्यान रखना। लेकिन रियलिटी यह है कि ये 52% लोग थे जो कामगार थे। ये कामगार लोग इसमें नियोजित थे, ध्यान रखना। देश में लगभग कितनी भूमि वास्तविक बोया गया क्षेत्र है? ये सारे डेटा वाले क्वेश्चन। 46%, 25%, 60%, 65%। क्या है? तो ये जो आपके पास 46% क्षेत्र है, ये वास्तविक बोया गया क्षेत्र है। कितने परसेंट भैया? 46% क्षेत्र। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि पर कम उपज के कारण क्या है? तो एक तो भाई हम पुराने रवैये पे थे, मानसूनी कृषि होती थी, हमारे पास तकनीकी भी नहीं थी। हरित क्रांति से पहले की दशा क्या थी? अच्छे बीज नहीं तो पुराने रखे रहते थे, 4-10 साल पहले वही अरहर, वही उड़द, वही मक्का, वही गेहूं बो दिए हैं। संस्थाओं का भी अभाव था, तो उपज के कम उपज के कारण थे प्राकृत, संस्थागत, तकनीकी, इनमें से सभी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमको तकनीकी भी नहीं थी, हमारे पास संस्था भी नहीं थी, ठीक है। कम उपज का कारण हमारे पास प्राकृतिक अनिश्चितता भी थी, मौसमी बारिश, मौसम पर निर्भर था, ठीक। तो इनमें से सभी हो जाएगा। भारतीय कृषि की उत्पादकता दूसरे देशों की तुलना में, भारत की जो कृषि उत्पादकता है वो कैसी? कम है, समान है, अपेक्षाकृत बहुत कम है, इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। दूसरे देश में मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑस्ट्रेलिया का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अमेरिका का, मैंने एग्जांपल दिया था ब्राजील का, और ये सारी जगहें क्या है? भारत से बहुत अच्छे वेतन में है। अपेक्षाकृत हम भारत को उसमें कम पाएंगे। वह प्लान्ड क्षेत्र है, वह प्लानिंग के तहत कोई चीज बोई जाती है, मेजर करके बोई जाती है। वहां जब हम लोग यहाँ बाद में चला रहे थे 2014 के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड, वहां पहले से मृदा को देखा जाता है कि किसके लिए ये फर्टाइल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बात आती भारत में बहुसंख्यक जनसंख्या अपनी जीविका के लिए निम्नांकित में से किस पर आश्रित होती है? बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि पर, सेवा क्षेत्र पर, उद्योग पर। बहुसंख्यक जनसंख्या अपनी जीविका के लिए भैया कृषि पर निर्भर करती है, जो आप 1950 से 1960 की बात कर रहे हो। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है? निम्न उत्पादकता, जनसंख्या का अधिक बोझ है, सिंचाई की सुविधा का अभाव है, बिल्कुल सही, आप कर चुके हो। गांव में गरीबी एवं बेकारी को दूर करने के लिए क्या जरूरी है? तो कृषि और उससे संबंध पेशों का विकास, ठीक है जी। फिर इसके बाद में भारतीय कृषि की सर्वाधिक प्रमुख समस्या क्या है? अशिक्षा है, कृषकों का परंपरावादी दृष्टिकोण है, कमजोर पशुधन है, अल्प उत्पादकता है। अशिक्षा मानोगे, कृषकों परंपरावादी दृष्टिकोण, सर्वाधिक प्रमुख समस्या है भाई उसका परंपरावादी दृष्टिकोण। हम परंपरागत तरीके से चीजों का उत्पादन कर रहे होते हैं। कृषि उपज में सुधार के लिए सबसे जरूरी क्या है? अज्ञानता को दूर करना, जोतों की चकबंदी करना, ट्रैक्टर द्वारा खेती करने, में से कोई नहीं। कृषि सुधार के लिए तो भैया सबसे बड़ी बात है सिंचाई की सुविधा हो, ठीक है, ट्रैक्टर तो बाद में आएगा, और उसकी चकबंदी हो जाए। एक जगह अगर चक रहेंगे, अगर हम एक जगह पे
खेतों को इकट्ठा कर लें तो इसकी बाड़ लगा सकेंगे, इसको पशुओं से बचा सकेंगे। इसमें अगर हम पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा होगा। इसके अगर एक ही फसल बोई जाती है या बहुफसलीकरण की बात करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। आधे में हमने जानवरों को रख लिया, आधे में हमने क्या कहते हैं सब्जियों का उत्पादन कर लिया, आधे में मुद्रादायनी फसलें उत्पादन कर ली, आधे में हमने खाद्यान्न फसलें उत्पादन कर दी। फसल चक्र भी मेंटेन रहता है। निम्न में से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? बताओ भाई। उद्योग है, व्यापार है, कृषि है, इनमें से सभी है। फटाफट कमेंट करके बताओ। जीवन निर्वाह का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? क्योंकि हमने भी देखा कि लगभग लगभग 50% लोग इस पर काम कर रहे हैं, काम करने वाले लोग, संलग्न लोग, और 80% जनसंख्या इसी पर निर्भर है, निर्भर जनसंख्या। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जीवन निर्वाह का जो साधन है, जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, उद्योगों पर लोगों को काम मिलना शुरू हुआ, इसके बाद में लोगों ने क्या कर दिया, व्यापार में लगे, और सेवा क्षेत्र में वर्तमान में लगे हुए लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक है। राष्ट्रीय आय में कितना योगदान दे रहा है कृषि? अभी हमने आपसे कहा था कि कृषि का योगदान कितना है। ठीक, कृषि का योगदान अभी कितना हम बता रहे थे आपको? राष्ट्रीय आय में इसका 18% योगदान है। श्रम शक्ति का करीब कितना प्रतिशत कृषि में संलग्न है? अभी हमने बताया था आपको, तो कृषि में कितना, 52% संलग्न है। भारत में लगभग कितनी भूमि स्वामित्व में बोया गया क्षेत्र है? तो बोया गया जो क्षेत्र है वो लगभग लगभग 46% है। ये 2 बार इन्होंने टाइप कर दिया है। भारतीय कृषि में कम उपज का कारण क्या है? कम उपज का कारण है तकनीकी, संस्थागत, प्राकृतिक। भारत में कृषि की उत्पादकता दूसरे देशों की तुलना में क्या है? अपेक्षाकृत बहुत कम है, बहुत कम है। भारत में आर्थिक सुधार का अर्थ क्या है? हाँ, आर्थिक सुधार क्यों लागू किए गए, ये इंपॉर्टेंट बात है। 5 क्वेश्चन उन्होंने 2 बार टाइप कर दिए थे, ये बात इनकी गलती रही। पुरानी नीति में परिवर्तन, सामाजिक नीति में परिवर्तन, का और खा दोनों, पुरानी नीति में परिवर्तन ला करके सामाजिक एवं आर्थिक विकास की को गति देना, ध्यान रखना। पुरानी नीति में परिवर्तन करेंगे हम, आर्थिक सुधार लाएंगे, और सामाजिक और आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए कुछ स्टेप उठाएंगे। ये थे आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में आगे जब 91 में पढ़ोगे तो एलपीजी आएगी। ठीक है, उन आर्थिक सुधारों को इस रूप में जानते हैं। आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक क्या है? तो भाई संरचनात्मक है, स्थिरीकरण कार्यक्रम है, या ए और बी दोनों है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? संरचनात्मक भी होगा और स्थायित्व भी होगा। स्थिरीकरण कार्यक्रम दोनों के द्वारा हम आर्थिक विकास को लाएंगे। फिर है आर्थिक सुधारों का अभिन्न अंग किसे मानते हैं? भूमंडलीकरण को, उदारीकरण को, निजीकरण की, या और का खा गा दोनों को। देखो, उदारीकरण भी है, ये आपका तीसरा चैप्टर शुरू है, एलपीजी। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण है, ठीक है, लिबरलाइजेशन है, उदारीकरण है, और ये निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन है। मतलब का खागा दोनों के द्वारा हम लाते हैं। ये हो गए आपके 50 प्रश्न, और जिनमें से कुछ प्रश्न इन्होंने रिपीटेड कर दिए थे। ठीक है, ये 50 प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा बेटा कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ ही साथ यह भी बता दीजिएगा कि आपको तीसरे चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। आप कितनी बेसब्री से इंतजार करें, क्योंकि आपके जितने ही कमेंट होंगे उस कमेंट के आधार पर हम उतनी जल्दी क्लास लेकर के आएंगे। अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाना, अपना प्यार जरूर हमको दे के जाना। ठीक, और साथ ही साथ वे बच्चे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, उनको लगता है कि भैया कहाँ से पढ़ लें, मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, और नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाना। आपको 11th क्लास के वन शॉट चैप्टर वाइज आपको क्लास मिल जाएगी। पहला चैप्टर लगभग 2.5 घंटे में हमने कंप्लीट किया है, दूसरा चैप्टर 4.5 घंटे में कंप्लीट किया है। इसी तरीके से बाकी चैप्टर भी आपको
क्रमवार तरीके से मिल जाएंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चन अध्याय 2 से था, क्लास 11th इकोनॉमिक्स का। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे।